गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में राजनीतिक दलों के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने रॉबर्ट मिचेल्स का जो अलपतंत्र का लोहा नियम का जो सिद्धांत उन्होंने दिया उसको हमने अध्ययन किया। आज के इस क्लास में हम एक नए टॉपिक मॉरिस डुवर्जर के द्वारा प्रतिपादित उनका जो दलीय संरचना का सिद्धांत है उसका हम लोग यहाँ आज विचार करने वाले हैं। मॉरिस डुवर्जर एक ऐसा नाम है जो राजनीतिक दलों के सिद्धांतों के एक प्रमुख सिद्धांतकार माने जाते हैं। मॉरिस डुवर्जर ने एक पुस्तक लिखी है और पुस्तक का नाम आप यहां देख पा रहे हैं। पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट। मॉरिस डुवर्जर द्वारा इस पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट जो कि 1954 में प्रकाशित हुई, अपनी इस पुस्तक में उन्होंने राजनीतिक दलों के ऊपर हर पहलू पर विचार किया है। राजनीतिक दलों के हर पहलू पर यहां उन्होंने विचार किया है मॉरिस डुवर्जर ने। तो इसलिए मॉरिस डुवर्जर की यह पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रत्येक बिंदु पर उन्होंने एक प्रकार से विचार किया है, हर पहलू पर उन्होंने विचार किया है। डुवर्जर का मानना है कि राजनीतिक दलों का प्राथमिक उद्देश्य शक्ति अर्जित करना है, यानी अत्यधिक शक्ति अर्जित करना उनका प्राथमिक उद्देश्य है। शक्ति अर्जित करना, या फिर ये कहें कि दूसरे रूप में हम इसको इस रूप में कह सकते हैं कि शक्ति संबंधित कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करना, या इसको हम इस रूप में कहें कि वह चुनाव में अपनी सीट जीतने का प्रयत्न करते हैं और प्रतिनिधियों और मंत्रियों का नाम देते हैं तथा सरकारों पर नियंत्रण करने का काम ये करते हैं। तो इस प्रकार से ये इनका महत्वपूर्ण कार्य जो मॉरिस डुवर्जर के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से वो शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, शक्ति अर्जित या शक्ति संबंधित कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, चुनाव जीतना और चुनाव में अपने दल को सत्ता में लाना इनका कार्य होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि डुवर्जर का जो मानना है, डुवर्जर ये कहते हैं कि राजनीतिक दल हर देश में अस्तित्व में होते हैं, यानी दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं, ऐसी कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं जिसके अंदर दल नहीं हो, कि दल दुनिया के हर देश में है, चाहे वहां लोकतंत्र हो, चाहे वहां चुनाव हो, चाहे वहां विधायिका हो या ना हो, चाहे वहां ये कहें दूसरे शब्दों में कि नाम मात्र के चुनाव हो, नाम मात्र की विधायिका हो, और तो वहां पर भी डुवर्जर ये मानते हैं कि चाहे कैसी भी व्यवस्था क्यों ना हो, प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था में राजनीतिक दल अवश्य होते हैं। दलों का होना एक प्रकार से अनिवार्यता के साथ जुड़ा हुआ है। डुवर्जर ने ऐसा इसलिए मानते हैं कि राजनीतिक दल कोई समुदाय नहीं बल्कि समुदायों का एक समूह है। कई छोटे समूह जैसे गुट, स्थानीय संस्थाओं का संघ जो संपूर्ण देश में फैले हुए होते हैं और संबंधित संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। डुवर्जर ऐसे हर समूह या संगठन को अप्रत्यक्ष दल मानकर उसके दल का दर्जा देते हैं, जो कभी न कहीं राजनीतिक दलों के माध्यम से संचालित होते हैं तथा इसमें संघ, व्यावसायिक संघ या धार्मिक संगठन, सभी छोटे छोटे समूह इसमें शामिल होते हैं। डुवर्जर ने राजनीतिक दलों की संरचनाओं व संगठन के आनुभविक परीक्षण के कई आंतरिक वर्तों का निर्धारण किया है। कई आंतरिक वर्त बताए हैं, मुख्य रूप से उनमें हम 4 वर्तों का नाम यहाँ देखेंगे जो डुवर्जर ने बताया है, जिसमें एक है कोकस, दूसरा है ब्रांच, तीसरा है सेल, चौथा है मिलिशिया। ये आप बोर्ड पर भी देख पा रहे हैं, बोर्ड पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहां पर 4 प्रकार से के जो आंतरिक वर्त हैं वो डुवर्जर ने यहाँ बताए हैं, और हम एक एक करके इनका देख लेते हैं। सबसे पहले हम कोकस की बात करेंगे। कोकस के बारे में देखिए, कोकस का सामान्य अर्थ एक बहुत छोटे से गुट या दल या समिति से है। दल के अंदर के एक बहुत से छोटे से दल की जो समिति या है, गुट है, उसको यहाँ मॉरिस डुवर्जर है उसको क्या बोलते हैं, कोकस बोलते हैं। तो कोकस उन्होंने कहा है ऐसे दल जानबूझकर अपना आकार छोटा, यानी इन कोकस की क्या विशेषता होती है कि ये दल है वो अपना आकार नहीं बढ़ाना चाहते, वो जानबूझकर क्या चाहते हैं, वो जानबूझकर ये चाहते हैं उनका दल छोटे से छोटा बना रहे। वो अपने दल को जानबूझकर छोटा से छोटा बनाए रखना चाहते हैं और व्यापक जनाधार
या जन समुदाय को दल का सदस्य बनाने में विश्वास नहीं रखते। उनका ये विश्वास नहीं होता कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना अनुयायी बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार से में वो विश्वास नहीं रखते हैं। तथा इसके पीछे ऐसे दलों का तर्क सदस्यों की गुणवत्ता का बनाए रखना होता है। यानी ये मानते हैं कि सदस्यों की गुणवत्ता बनी रहे, संख्या बढ़ने में इनका कोई विश्वास नहीं होता है। और यही कारण है, इसलिए ऐसे दलों के सदस्यों को उनके प्रभाव के कारण चुना जाता है। ऐसे दलों के सदस्य चुनावी गतिविधियों पर अत्यधिक ध्यान देते हैं तथा उनके बहुत सदस्य चुनाव लड़ने में पेशेवर होते हैं। तथा दूसरे शब्दों में हम इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि ऐसे दलों को संस्थागत अभिजन वर्ग का दर्जा दिया जा सकता है। डुवर्जर के अनुसार ऐसे दलों का संगठन काफी कमजोर होता है। इन दलों का संगठन कैसा होता है? अत्यधिक कमजोर होता है तथा ये सत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा हमेशा इनके मन में बनी रहती है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी का उद्देश्य वो एक इसी दल के रूप में वो एक बनी हुई थी। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो है ब्रांच। दल के बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण जो आंतरिक वर्ग है वो बताया डुवर्जर ने, वो है ब्रांच। ब्रांच जिसको शाखा भी कह सकते हैं हिंदी में हम। ब्रांच मूल रूप से मताधिकार के विस्तार का परिणाम है। यानी मताधिकार के विस्तार का परिणाम है जो कॉकस की अपेक्षा कम केंद्रीकृत होती है। ये इतनी केंद्रीकृत नहीं होती है, कॉकस ज्यादा केंद्रीकृत होता है, ब्रांच है वो कम केंद्रीकृत होती है, जिसमें गिने चुने सदस्य नहीं होते हैं। जहां कॉकस में गिने चुने सदस्यों की संख्या को कम रखने का प्रयास किया गया, वहीं ब्रांच के अंदर सदस्यों की संख्या कम या गिने चुने नहीं होती है, बल्कि बहुत व्यापक जनता को इसका सदस्य यानी जनाधार है वो बढ़ाया जाता है। इसमें अपने दल की संख्या को बढ़ाया जाता है। ऐसे दल जनता को स्वयं से दूर नहीं रखते, बल्कि अधिक से अधिक दल सदस्य बनाने में विश्वास रखते हैं। यानी एक प्रकार से ये अपने आप को जनता से अलग रखने का प्रयास नहीं करते, बल्कि जनता से जुड़ने का काम करते हैं, ताकि सदस्य संख्या को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। उनके संपर्क करना पसंद करते हैं। विचारधारा का प्रसार पर बल, यानी ये लोगों से जुड़ने के लिए विचारधारा को आधार बना सकते हैं, विचारधारा के प्रसार पर बल देते हैं। ऐसे दलों का जो संगठन है वो काफी मजबूत होता है, जो केंद्रीय ढांचे व शाखाओं में बटा हुआ होता है और अधिकतर अपने क्षेत्र की शाखाओं से ही जुड़े रहते हैं। इसीलिए शाखाएं दलों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यह दल हमेशा राजनीतिक रूप से सक्रिय रहता है, जो लगातार आम जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रसारित करने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए यूरोप के कामगार वर्ग को मताधिकार मिलने के बाद संपूर्ण यूरोप में समाजवादी दलों का उभरना ऐसी ब्रांच दलों का उदाहरण है। जर्मनी की जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो भी इसका एक उदाहरण है। इसी तरह ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी थी वो भी एक प्रकार से ब्रांच के रूप में इस वर्ग का उभरने का विशेष उदाहरण है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट सेल। देखिए सेल क्या है? सेल एक मुख्यतः साम्यवादी दलों का संगठन है। यानी सेल क्या है? साम्यवादी दलों का संगठन है, जिसमें छिपे हुए गुपचुप रूप से काम करने के लिए इनको बनाया जाता है। इसके संगठन का ढांचा कार्य के स्थानों से जुड़ा हुआ होता है। इसमें सदस्य छोटी छोटी कोशिकाओं जैसे कार्य स्थानों पर संगठित रहते हैं, जो शाखाओं के मुकाबले काफी छोटे होते हैं, परंतु लगातार अपने कार्य में को करने में ये सक्रिय रहते हैं। इन दलों के संगठन का हर सेल ऊपर से नीचे की ओर केंद्रीकृत संरचना में जुड़ी रहती है, न कि शाखाओं की तरह जिसमें हर शाखा धरातल पर एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ऐसा समझ करने के लिए ऐसा इसलिए होता है कि इनके पीछे दल के प्रति सुरक्षा की भावना होती है। ऐसे दल अत्यधिक केंद्रीकृत होते हैं और केंद्र के नियंत्रण में चलते हैं। उदाहरण के लिए यूरोप के विभिन्न साम्यवादी दल, इसमें फ्रांस के अलावा जो साम्यवादी दल हैं वो सारे के सारे इसका उदाहरण है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मिलिशिया। देखो मिलिशिया भी एक प्रकार से सैनिक दस्ता है। डुवर्जर के अनुसार मिलिशिया जो दल है वो दलीय संरचना का चौथा प्रकार है। इसमें फांसीवादी व नाजीवादी दलों को शामिल किया जाता है। मिलिशिया में फांसीवादी और नाजीवादी दलों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। इस संगठन में या इन संगठनों में सदस्यों को असैनिक रूप से रहने दिया जाता है, यद्यपि उन्हें सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वे निर्धारित वर्दियां पहनते हैं, पार्टी के झंडों को धारण करते हैं तथा दल के नेताओं की ओर से वो कार्य करते हैं जो संगठन के प्रमुख की सर्वोच्च
कमान के अधीन कार्य करते हैं। यह एक प्रकार से सत्तारूढ़ दल की गैर सरकारी सेना होती है जो देश के भीतर शत्रुओं से लड़ने और उन्हें समाप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। ऐसे दलों के ढांचे पद सोपानिक संगठन पर टिके होते हैं, जहां सत्ता का केंद्र सर्वोच्च बिंदु पर और हर स्तर पर क्रमबद्ध होता है। उदाहरण के लिए इटली का फांसीवादी दल और जर्मनी का जो नाजीवादी दल है, और इसके अलावा कुछ साम्यवादी दल भी मिलिशिया के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से मोरिस डुवर्जन ने जो दलों के जो 4 प्रकार, एक प्रकार से ये दलों के संरचना का जो चौथा प्रकार है वो बताया है। वो आप यहाँ आराम से इन 4 प्रकारों के बारे में समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे। कल के क्लास में हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।